एक नाम, अतीक अहमद। एक ऐसा नाम जो 40 साल तक उत्तर प्रदेश में जुर्म, सियासत और खौफ का दूसरा नाम बना रहा। लेकिन फिर एक रात लाइव टीवी पर सब कुछ बदल गया। तो आखिर कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने खौफ का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और कैसे सिर्फ 9 सेकंड में वो साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो बात शुरू होती है 15 अप्रैल 2023 से। जगह थी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक जीप रुकती है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं, जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं। ये थे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। उनको रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। चारों तरफ मीडिया थी, कैमरे ऑन थे, सब कुछ लाइव चल रहा था। और फिर अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। सिर्फ 9 सेकंड। 9 सेकंड में जुर्म और सियासत का वो खेल खत्म हो गया जो 40 साल से चल रहा था। देश ने ये सब अपनी आंखों से लाइव देखा। सवाल ये था कि आखिर ये नौबत आई कैसे? ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक लाइव मर्डर था जिसने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1979, शहर था इलाहाबाद। यहीं से एक मामूली लड़के के बाहुबली बनने की कहानी शुरू होती है। अतीक अहमद के पिता एक सीधे सादे तांगे वाले थे। घर में गरीबी थी, पर अतीक की आंखों में बड़े सपने थे। उसे पैसा चाहिए था, पावर चाहिए थी, और वो भी शॉर्टकट से। 10वीं में फेल होने के बाद उसने किताबों को छोड़कर जुर्म की दुनिया को अपना लिया। शुरुआत हुई ट्रेन से कोयला चुराने से, और बहुत जल्द ये सफ़र मर्डर और रंगदारी तक पहुंच गया। अब अतीक कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं रहा था। वो समझ चुका था कि असली ताकत बंदूक की गोली में नहीं, बल्कि सियासत की कुर्सी में है। जुर्म और राजनीति का जो कॉकटेल उस दौर के यूपी में चल रहा था, अतीक ने उसी में अपनी तरक्की का रास्ता देखा। उस जमाने में इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के एक डॉन का राज चलता था। अतीक उसी के गैंग में शामिल हो गया, और अपनी हिम्मत और बेखौफ अंदाज की वजह से वो जल्द ही चांद बाबा का सबसे भरोसेमंद शूटर बन गया। उसने अपने गुरु से जुर्म की दुनिया के सारे दांव पेंच सीख लिए। अब एक मजेदार बात सुनिए। 1986 में जब सरकार गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट लेकर आई, तो जानते हैं इस कानून के तहत बुक होने वाला पहला शख्स कौन था? जी हाँ, अतीक अहमद। लेकिन एक बड़े नेता का फोन आया और अतीक को छोड़ दिया गया। ये वो पहला मौका था जब अतीक को सियासत की ताकत का एहसास हुआ। उस दिन जेल से बाहर आकर अतीक के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। अगर पुलिस और कानून के डर से हमेशा के लिए आज़ाद होना है, तो खुद कानून बनाने वालों के साथ बैठना पड़ेगा। असली कवच तो पॉलिटिकल पावर ही है। और फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1989 के चुनाव में चांद बाबा ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये बात अतीक को चुभ गई। उसने बगावत कर दी और अपने ही गुरु के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतर गया। इतना ही नहीं, चुनाव के नतीजों से ठीक पहले उसने बीच बाजार में चांद बाबा को गोलियों से भुनवा दिया। अपने गुरु की लाश पर पैर रखकर अतीक अहमद माननीय विधायक बन गया। विधायक बनते ही अतीक अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक बाहुबली था। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में बंदूक भी थी और जिसके साथ वोट बैंक भी था। ये वो दौर था जब सियासत में बाहुबल का बोलबाला था, और अतीक इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। अगले 15 साल तक अतीक का मतलब था आतंक। सरकारी ठेके हों, जमीन पर कब्जे हों या किडनैपिंग, सब कुछ खुलेआम होता था। उसने 120 से ज्यादा शूटरों की एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। सत्ता का नशा इतना चढ़ा कि 1995 में उसने लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपनी सियासी दुश्मन मायावती पर भी हमला करवा दिया। और सिस्टम उसके सामने कैसे घुटने टेक चुका था, इसका एक उदाहरण देखिए। 1996 में अतीक के भाई अशरफ पर एक मर्डर का आरोप लगा। जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि सरकारी कागजों के हिसाब से तो मर्डर के वक्त अशरफ जेल में बंद था। असल में उसकी जगह कोई और जेल में हाजिरी दे रहा था। सोचिए जरा। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी का क्लाइमैक्स होता है। अतीक का गुरूर और बदलता हुआ पॉलिटिकल माहौल अब उसके पतन की कहानी लिख रहा था।
2004 में अतीक अहमद फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। अब ये विडंबना ही है कि जिस सीट पर कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, उस पर अब एक ऐसा शख्स बैठा था जिसके ऊपर हत्या और अपहरण के दर्जनों केस थे। और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। सांसद बनने के बाद उसने अपनी एमएलए सीट भाई अशरफ के लिए खाली की, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी के राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया। ये हार अतीक के घमंड पर सीधी चोट थी। नतीजा, उसने बौखलाकर राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। ये वो सियासी गलती थी जिसने उसके खिलाफ मायावती जैसे ताकतवर दुश्मन को खड़ा कर दिया। फिर आया साल 2017 और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर खुलेआम ऐलान किया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। एक एक करके अतीक के गैंग के लोग पकड़े जाने लगे और उसकी 70 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। उसका पूरा आर्थिक साम्राज्य तहस नहस होने लगा। तो अब हम कहानी के उस आखिरी मोड़ पर आ गए हैं जहां 40 साल के गुनाहों का हिसाब एक ही रात में हो जाता है। जेल में बंद होने के बाद भी अतीक का दिमाग चल रहा था और यहीं उसने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने राजूपाल मर्डर केस के आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या करवा दी और इस हमले को लीड कर रहा था उसका अपना बेटा असद, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था। इस घटना के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद अतीक ने भी नहीं की थी। पुलिस एनकाउंटर में उसका बेटा असद मारा गया और 15 अप्रैल की रात अपनी मौत से ठीक पहले जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि वो अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गया, तो उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, नहीं ले गए तो नहीं गए। एक हारे हुए इंसान के आखिरी शब्द। जिन लड़कों ने अतीक और अशरफ को मारा, उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया। पुलिस को बताया कि वो अतीक को मारकर रातों रात बड़ा डॉन बनना चाहते थे। कहानी सुनने में बहुत सीधी लगती है ना, लेकिन क्या वाकई ये इतनी सीधी थी? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हमलावरों के पीछे आखिर कौन था? क्या ये वाकई सिर्फ कुछ लड़के थे जिन्हें फेमस होना था, या फिर इसके पीछे वो नेता और बिल्डर थे जिनके गहरे राज अतीक जानता था? या फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तार शायद आईएसआई तक से जुड़े थे? खैर, 40 साल के आतंक का अंत तो हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे।